वेलकम बैक एवरीवन टू द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। 9th क्लास NCERT इकोनॉमिक्स लेसन 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। हमने कल इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि पालमपुर कैसा विलेज है, उसके नियर बाय कौन से विलेज हैं, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन कैसी है, ये सब हमने डिस्कस किया था। एंड हमने ये डिस्कस किया था कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं। मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, जिसमें से हमने ये पढ़ा था लैंड, आपको पता है ज़मीन जिसके ऊपर हम अपना कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए लैंड की ज़रूरत तो है ही, और यहाँ फार्मिंग करनी है तो फार्मिंग तो लैंड पर ही होती है। देन हमें क्या चाहिए, लेबर, काम करने के लिए लोग चाहिए। कैपिटल यानी कि पैसा, मनी, जब आपको ट्रैक्टर्स की, हार्वेस्टर्स की, थ्रेशर्स की, जो भी मशीन्स खरीदनी है उसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत होगी। एंड द लास्ट इज़ एंटरप्राइज, दैट इज़ पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो कल हमने ये देखा था कि जो लैंड है वो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और यहीं से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि विच इज़ द फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो आप बोल देंगे लैंड। ये आपको MCQ या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में जैसे भी आए, आंसर आपका सेम रहेगा, लैंड इज़ द फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो लेट्स मूव फर्दर। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अब कल हमने इतना तो बता दिया कि लैंड जो कैसी है, फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो क्या हम सेम लैंड से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई तरीका है? तो लेट्स सी। फर्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा, दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। यानी कि जब रेनी सीजन होता है तो फार्मर्स क्या ग्रो करते हैं, क्या उगाते हैं, ज्वार और बाजरा, और इन प्लांट्स को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कैटल फीड की तरह। फीड मतलब उनका फीड क्या हो गया, चारा, जो हमें गाय भैंसों को चारा खिलाना होता है, तो ये जो ज्वार और बाजरा है ये उसमें भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। तो रेनी सीजन के बाद अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक किस चीज़ की कल्टीवेशन होती है, किस चीज़ की खेती की जाती है, पोटैटो की। इन द विंटर सीजन रबी, फील्ड्स आर सोन विद वीट। अब जब विंटर सीजन आ गया दिसंबर में, तो खेतों में क्या उगाया जाता है, गेहूं। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर्स कीप एनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन। यानी कि जो वो वीट प्रोड्यूस किया जाता है, जो उगाया जाता है, फार्मर्स क्या करता है, अपने लिए रख लेता है, फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन, यानी कि अपनी फैमिली के कंजम्पशन के लिए, उपभोग के लिए वो उस गेहूं को रख लेता है। एंड सेल द सरप्लस व्हीट एट द मार्केट एट रायगंज। और हमने ये पढ़ा था कि पास में ही एक बड़ा सा विलेज है जिसका नाम क्या है, रायगंज, जो कि 3 किलोमीटर्स अवे है। तो बाकी जो सरप्लस व्हीट होता है, जो एक्स्ट्रा गेहूं होता है, वो यहाँ के लोग कहाँ बेच देते हैं, रायगंज में। A part of land area is also devoted to sugarcane which is harvested once every year. लैंड का कुछ एरिया कुछ लोग शुगर केन को ग्रो करने के लिए भी यूज करते हैं, गन्ना उगाने के लिए, और शुगर केन को रॉ फॉर्म में या फिर और एज जैगरी, जैगरी मतलब गुड़, इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर, और शाहपुर में गुड़ की तरह उसको बेच दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो शुगर केन है उसकी प्रोडक्शन करने में ही 10 मंथ्स लगते हैं, तो अगर आप शुगर केन ग्रो करेंगे तो आप कुछ और ग्रो नहीं कर पाएंगे। जबकि ऊपर के 3 पॉइंट्स में हमने ये देख लिया कि हम डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। यानी कि हमने क्या करा, एक ही लैंड पर ज़्यादा ग्रो कर लिया। अगर मैं एक ही क्रॉप ऐसी उगाऊं जो पूरा साल ले जाए, उसके कंपैरिजन में 3 क्रॉप्स एक ही लैंड पर, तो ये हमने तरीका निकाल लिया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग, जिसके ऊपर आपका नेक्स्ट स्लाइड है और आपके क्वेश्चन भी आएंगे। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड अभी मल्टीपल क्रॉपिंग की हम देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर। अब मल्टीपल क्रॉपिंग तो वही है, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। ये भी आगे मैं डिस्कस भी करूंगी, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ एक क्वेश्चन आ गया कि फार्मर्स 3 डिफरेंट क्रॉप एक साल में कैसे उगा सकते हैं, मतलब कैसे वो एबल हो गए, कैसे इस चीज़ के वो लायक हो गए। तो फर्स्ट पॉइंट है उसका आंसर, वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। पालमपुर ऐसी जगह है जहाँ इरिगेशन यानी सिंचाई का जो सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। वो लोग सिर्फ रेनफॉल पर डिपेंड नहीं करते कि बारिश आएगी तो ही हमारे खेतों में पानी जाएगा, नहीं, उनके पास इरिगेशन के बहुत अच्छे सिस्टम है
तो सिर्फ रेनी सीजन में ही सिर्फ उनके खेतों में पानी नहीं मिलता, बल्कि वो विंटर और समर सीजन में भी पानी अपनी फसलों को पहुंचाने में सफल रहते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन। अब इरीगेशन ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ? क्योंकि पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। गांव में मोस्टली आपने देखा होता है या आपने सुना होता है कि वहाँ पर बिजली अच्छे से नहीं आती, लेकिन पालमपुर ऐसा गांव है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी आ गई थी, तो यहाँ से ही इलेक्ट्रिसिटी के आने की वजह से इरिगेशन उनका अच्छा हो गया। मतलब कि इलेक्ट्रिक जो वहाँ पर मशीन्स थी वो अब चल सकती थी। एज अ रिजल्ट बाय मिड 1970 द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वॉज इरीगेटेड। यानी कि जब वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, इरीगेशन सिस्टम है, तो 1970s के मिड तक पूरा जो एरिया था 200 हेक्टेयर्स का वो इरीगेट हो चुका था, वहाँ पर सिंचाई अच्छे से हो चुकी थी। नेक्स्ट, एज आई टोल्ड यू कि हम पढ़ेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपके 5 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है बेटा, ध्यान से, 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है और 1 मार्क में आपको एक डिफरेंस बस इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ आप देख रहे हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक ही लैंड पर एक से ज़्यादा क्रॉप को जब हम पूरे साल में ग्रो करते हैं तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। सेकेंड पॉइंट लिखा है द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड, यानी एक ही लैंड पर प्रोडक्शन बढ़ाने का सबसे कॉमन वे क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग। तो हियर इज अनदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। आप बोलेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग। अगर आपको डेफिनेशन दे दी जाए, जैसे टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज डैश, फिलअप की फॉर्म में आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? मल्टीपल क्रॉपिंग। ओके, सो लास्ट पॉइंट है, ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। वो कह रहे हैं पालमपुर में जितने भी फार्मर्स थे वो कम से कम 2 क्रॉप तो उगाते ही थे। कोई भी ऐसा फार्मर नहीं था जो एक सिंगल क्रॉप को ग्रो कर रहा है, सब लोग 2 क्रॉप को तो उगाते ही थे। और बहुत से लोग थे जो पोटैटो को भी एज अ थर्ड क्रॉप उगाया करते थे। लास्ट 15 to 20 ईयर्स से अब वहाँ पर ये भी हो गया है। तो अभी हम सब कुछ लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आ गया मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। हमने अभी क्वेश्चन क्या किया था कि हम अपनी प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो मल्टीपल क्रॉपिंग तो है ही। आगे आता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। यील्ड इज मेजर्ड एज अ क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। अगर सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए यील्ड का मतलब क्या है। यील्ड का मतलब है कि क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन, एक सिंगल सीजन में एक लैंड पर कितनी क्रॉप उगाई जाती है, हम उसे बोलते हैं यील्ड। Till the mid 1960s, the seeds used in cultivation were traditional ones with relatively low yields. तो मिड 1960s तक जो सीड्स यूज होते थे, जो बीज बोए जाते थे, वो बहुत ही ट्रेडिशनल थे, बहुत ही पुराने थे, जिनकी यील्ड बहुत कम होती थी, जिनसे क्रॉप जो थी, फसलें, वो ज़्यादा उगती नहीं थी, बहुत कम उनकी यील्ड थी। सेकेंड, ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरीगेशन, लेकिन ट्रेडिशनल सीड्स को क्या इरिगेशन की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती थी। ये ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी हम आगे जाएंगे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की तरफ कि बाद में फिर क्या हुआ, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स एक्चुअल में आए कैसे। तो ये जो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड है यहाँ पर, इसमें क्या हुआ कि यील्ड बहुत लो है, लेकिन यहाँ पर इरिगेशन की भी ज़रूरत कम थी, एज आप सेकेंड पॉइंट में देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट, फार्मर्स यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स। और फार्मर्स यहाँ पर फर्टिलाइजर की तरह किसको यूज करते थे? काउ डंग, गाय के गोबर को, और जो दूसरे नेचुरल मैन्योर थी, जो नेचुरल प्राकृतिक खाद को यूज किया जाता था। ऑल दीज वर रेडली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम। अब ये जितनी भी चीज़ें थी ये नेचुरली फार्मर्स के पास अवेलेबल थी, उनको खरीदना नहीं पड़ता था। तो अगर कोई फार्मर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो फर्टिलाइजर्स को खरीद सके, तो ये जो ट्रेडिशनल मेथड से यहाँ उनको खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, काउ डंग के लिए उनको पैसे तो देने नहीं है, ये सब चीज़ें नेचुरली उनके पास अवेलेबल है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से सुनना।
ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? फर्स्ट पॉइंट, कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, यानी हमने अब क्या करा, उन ट्रेडिशनल सीड्स की जगह हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स हम ले आए। हाई यील्डिंग मतलब जिससे यील्ड ज़्यादा होगी, यील्ड ज़्यादा मतलब क्रॉप जो थी वो ज़्यादा उगेगी, ठीक है। तो इन सीड से हम दो क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने लगे थे, व्हीट को और राइस को। सेकेंड पॉइंट, कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स द HYV सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट। अब अगर मैं ट्रेडिशनल सीड्स की बात करूं तो ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थी, इन्होंने क्या प्रॉमिस किया, मतलब ये सीड्स कैसे थे कि इससे हम बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्रेन, बहुत ज़्यादा फसल उगा सकते थे एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स। थर्ड पॉइंट, एज अ रिजल्ट the same piece of land would now produce far large quantities of food grains than was possible earlier, यानी कि जब उस सेम पीस ऑफ लैंड पर अब ज़्यादा फसल उगने लग गई जितनी पहले पॉसिबल थी। लेट सपोज कि ट्रेडिशनल सीड से अगर जितनी भी क्रॉप उग रही है, जितनी फसल उग रही है, अब उसकी 10 गुना उगने लग गई, तो लैंड तो सेम ही है, यानी अब मैंने क्या करा, सेम लैंड पर ही जब सीड्स चेंज कर दिए तो मेरी प्रोडक्शन और चेंज हो गई। लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। फोर्थ पॉइंट पढ़िए, However, HYV seeds needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best results. लेकिन ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थी, इनको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता था। अभी हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा था, मैंने आपको बोला था ध्यान से सुनना, ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरीगेशन, लेकिन इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी। केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स चाहिए थे जो फार्मर्स को खरीदने पड़ते। अब जिन फार्मर्स के पास पैसा है वो तो खरीद लेंगे, जिनके पास नहीं है वो नहीं खरीद पाएंगे, तो उन फार्मर्स के लिए ये HYV सीड्स को यूज़ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। तो ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड थी, ये सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी में आई, क्योंकि वहाँ पर पानी अबंडेंस में है। पंजाब, हरियाणा, यूपी तीनों जगह ही रिवर्स हैं बहुत ज़्यादा, तो उन लोगों ने इस मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अडॉप्ट किया और उससे बहुत ज़्यादा फसलें उगी, बहुत ज़्यादा ग्रो हुई क्रॉप, बिल्कुल अबंडेंस हो गई थी व्हीट और राइस की, इसीलिए उस टाइम को बोला जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। नेक्स्ट आया आपका विल द लैंड सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है जीवित रहना। क्या हमारी लैंड जीवित रह पाएगी? अब ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछे गए, लेट्स सी। फर्स्ट पॉइंट है, साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवरयूज्ड द नेचुरल रिसोर्स बेस। अब रिपोर्ट्स आने लग गई कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं, यानी जो HYV सीड्स हैं, इससे हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है वो ओवर यूज हो गया है, जितना यूज होना चाहिए था उससे ज़्यादा यूज हो गया है। ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। जहां हम ट्रेडिशनल सीड्स के साथ नेचुरल फर्टिलाइजर्स को यूज करते थे, काउ डंग को यूज करते थे, यहाँ हमने HYV सीड्स के साथ क्या करा था, पेस्टिसाइड्स खरीदे थे। इन चीज़ों ने हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को, जो उपजाऊ क्षमता है हमारी ज़मीन की, उसको कम कर दिया। अब अगर ज़मीन उपजाऊ नहीं होगी तो माइंड इट, वहाँ पर क्रॉप्स अच्छी नहीं उगेंगी। तो ये शॉर्ट टर्म में तो अच्छा था, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारी जो लैंड है वो धीरे धीरे खराब हो रही थी। ऑल्सो कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ रिड्यूस द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड। दूसरी बात हमने बोला कि HYV सीड्स को इरिगेशन की ज़रूरत ज़्यादा है, पानी की ज़रूरत ज़्यादा है। अब हम जब पानी इतना ज़्यादा यूज़ करते जाएंगे, पानी कहाँ से आ रहा है, ग्राउंड वाटर ही तो है, ज़मीन के नीचे से हम पानी ले रहे थे। उसकी वजह से क्या हुआ कि उसका लेवल भी नीचे जाने लग गया। अब अगर उसका लेवल नीचे जाएगा तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। सो उन्होंने बोला वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसीलिए हमें हमारे एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि हम एग्रीकल्चर की फ्यूचर में भी डेवलपमेंट कर पाएँ। ऐसा ना हो कि आज तो हमने 10 साल उगा लिया, बहुत अच्छा उगा लिया, लेकिन 10 साल के बाद हमारी ज़मीन इतनी बंजर हो गई, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, उसकी उपजाऊ क्षमता ही नहीं रही कि अब हम उसमें कुछ ग्रो भी कर पाएँ, तो उसका भी तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो यानी कि हम जो इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज़ भी करेंगे, HYV को यूज़ भी करेंगे, तो उसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने एनवायरनमेंट का भी अच्छे से ध्यान रखें।